1 फरवरी 2026 को लंदन के हीथ्रो में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर ऐसा लगा कि कहीं दोबारा से अहमदाबाद तो नहीं होने वाला है। अहमदाबाद से मेरा मतलब अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश। जी हाँ, बोइंग 878 की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ ऐसी खराबी आई जो खराबी अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उससे मिलता जुलता था। हिथ्रो एयरपोर्ट पे पायलट ने इसको ऑब्जर्व किया, लेकिन ऑब्जर्व करने के बावजूद भी वो फ्लाइट उड़ा के बाकायदा बैंगलोर तक लाया। 9.5 घंटे तक की ये फ्लाइट थी और इस बीच 230 यात्रियों समेत 15 क्रू मेंबर की जान अटकी रही। अब एक स्टिमुलेटर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी आई। हमारे साथ कैप्टन तोमर अवधेश मौजूद हैं जो इस पूरे स्टिमुलेटर के माध्यम से कॉकपिट के अंदर की तस्वीर को समझाएंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह परेशानी आई क्या। कैप्टन साहब, सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सर, एक बात बताएं कि जो ये कॉकपिट का स्वरूप है जो हम देख रहे हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है फ्यूल का इनटेक एंड आउटेक। ठीक, अब जिस फ्यूल की बात हो रही है, स्विच की बात हो रही है, उसको लेके क्या कंफ्यूजन हुआ? ओके सो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये देख रहे हैं, दिस इज ये एयरबस का मॉडल है। तो एयरबस में इन स्विचेस को बोलते हैं मास्टर स्विचेस, और 787 में इन स्विचेस को बोलते हैं फ्यूल कंट्रोल स्विचेस। तो इसकी दो पोजीशन होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यू हैव ऑन एंड ऑफ। इफ यू सी इन 787 ये दिखेगा रन और कट ऑफ। अच्छा, मतलब जो अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें और मार्किंग की बात करें तो इसमें दोनों में अलग अलग मार्किंग होती है। उसमें लिखा हुआ रन एंड ऑफ की जगह कट ऑफ, लेकिन दोनों का काम एक ही है। मोर और लेस सेम। तो क्या, जब डिपार्चर के पहले क्रू ने ऑब्जर्व किया तो व्हाट हैपन कि उन्होंने ऑन पे डाला और थोड़ा सा स्लाइट फोर्स अप्लाई किया होगा, एंड उसमें ये स्विच कट ऑफ पे चला गया खुद ब खुद। नो वो क्या हुआ, नॉर्मली क्या होता है, इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके नीचे करने की कोशिश करूंगा, इट विल नॉट गो। मुझे क्या करना होगा, मुझे पुल करना होगा एंड देन पुट इट डाउन। मतलब प्रॉपर इसको पुल करना होगा तब जो है ये पीछे ये आएगा मूव करेगा और पुल करने के बाद ही आगे मूव होगा। करेक्ट। बट अगर विदाउट पुलिंग में करने की कोशिश करूं ये तो ये जाएगा, नहीं करेगा। नहीं जाएगा। राइट। तो जो पायलट ने ऑब्जर्व किया कि स्लाइटली अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये ऑफ पे जा रहा है, देन दे ट्राई एंड एडजस्ट इट। उसके बाद उन्होंने चेक किया जब एडजस्ट करने के बाद कि अब लॉक हो गया, एंड उस टाइम व्हेन जब उन्होंने डिपार्ट किया तो वो लॉक पोजीशन आ गई थी। अच्छा। बट जब वो लैंड किया तो आउट ऑफ प्रिकॉशन उन्होंने ये लिखा पीडीआर में कि व्हाट वी ऑब्जर्व कि स्लाइट फोर्स से ये पोजीशन, स्विच पोजीशन रन से कट ऑफ पे जा रही थी। बट जब आफ्टर वाइल ऐसा नहीं था कि अपने आप चला गया हो। नॉर्मली अगर देखो, अभी मैंने लॉक कर दिया इसको ऑन पोजीशन पे और रन पोजीशन पे, अब मैं इसमें कितना भी फोर्स लगाऊंगा ये ऑफ पे नहीं जाएगा। ठीक है। बट उस टाइम जब उन्होंने डिपार्ट किया तो उन्होंने देखा था कि स्लाइड फोर्स पे ये नीचे जा रहा है। ठीक है। देन दे एडजस्टेड और उसके बाद दोबारा से ट्राई किया तो वो स्टिक किया। बट आउट ऑफ प्रिकॉशंस आफ्टर लैंडिंग उन्होंने पीडीआर में ये मेंशन किया कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि ये स्विच स्लाइड फोर्स से नीचे जा रहा है। और सर, अगर हम बात करें इस स्विचेस की, तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी रन पे डाल दिया, तो रन पे डालने के बाद की स्थिति क्या होती है, फ्यूल का क्या कैसे को ओके, जैसे आप इंजन स्टार्ट करते हो तो इंजन स्टार्ट के टाइम बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, फ्यूल आपका सप्लाई होगा। सो अगर मैं मास्टर स्विच ये फ्यूल इसको रन पोजीशन पे डालूंगा तो इंजन को फ्यूल सप्लाई हो रहा है और इंजन कंटिन्यूसली रन कर रहा है। सडनली अगर आप इसको कट ऑफ पे डाल दोगे तो क्या होगा, फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, और फ्यूल सप्लाई कट ऑफ होते ही इंजन विल शट डाउन। बेसिकली आपका एक इंजन डेड हो गया उसी टाइम। सो दैट इज व्हाट, सो ये स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये लॉकिंग मैकेनिज्म है कि अगर मान लो मैं कोई हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ एंड इस हैंड मूवमेंट की वजह से इनएडवर्टेंटली अगर मैंने हिट किया यहाँ पे तो लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं होगी, ये स्विच शायद कट ऑफ पे चला जाए। ठीक है। तो लॉकिंग मैकेनिज्म विल इसको प्रिवेंट करेगी कि इवन गलती से मेरा हाथ भी लग जाएगा ये नहीं जाएगा कट ऑफ पे। तो जो प्रॉब्लम ऑब्जर्व पायलट्स ने की ड्यूरिंग डिपार्चर, उन्हें ऐसा लगा कि इसमें मैं बहुत कम फोर्स लगा रहा हूँ
इवन स्लाइड फोर्स से ये कट ऑफ पे चला जा रहा है। सर एक बात बताएं, क्या अगर ऑटो मोड में भी कट ऑफ में चला गया, ऐसा कुछ हो गया, तो क्या कोई अलार्म वगैरह भी बजता है जिससे कि पायलट को ये पता चल जाए कि इंजन में फ्यूल का जो है वो इनटेक नहीं हो रहा है? जैसे एक बार कट ऑफ हो गया तो फ्यूल चला गया तो वार्निंग आएगी इंजन। अब 787 का मैं क्या वार्निंग आती है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट सिस्टम वार्निंग तो आएगी कुछ ना कुछ। इवन इंजन शट डाउन, और जन लार्जली इट शुड बी इंजन शट डाउन कि एक बार फ्यूल कट ऑफ हो गया, बट आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट क्या वार्निंग। पीडीआर में जो उन्होंने लिखा, फ्लाइट डिफेक्ट रिपोर्ट में जो उन्होंने लिखा, उसके हिसाब से उन्होंने ये बताया कि इसमें कुछ खराबी पाई गई। अब मेरा सवाल ये है कि अगर लंदन के हिथ्रो में ही उन्हें खराबी पता चल गई थी, तो क्या उस स्थिति में बेंगलुरु तक लाना ज़रूरी था, या उसको वहाँ पे उसी समय रेक्टिफाई करना चाहिए था? ओके, सो पायलट ने ऑब्जर्व किया था कि मैं अगर थोड़ा सा प्रेशर लगा रहा हूँ तो ये नीचे आ रहा है, देन उन्होंने एडजस्ट किया और उसके बाद ट्राई किया तो वो लॉक हो गया। इस वजह से वो कंटिन्यू किए, ऐसा नहीं कि विद प्रॉब्लम वो कंटिन्यू किए। आफ्टर लैंडिंग उन्होंने उसको लिखा सो दैट कि इंजीनियर इसको एक बार चेक करें कि कुछ इश्यूज तो नहीं है। डीजीसीए ने भी पायलटों को बोला है और ड्रीम लाइनर के फ्लाइट्स को नए तरीके से, खास करके इस तरह के स्विचेस को लेकर जो ऑपरेशनल है उसको दोबारा से ट्रेनिंग की बात की है। क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है कि ऐसा कुछ हो गया? अब अभी एक बार पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है रिलेटेड टू फ्यूल स्विचेस। उसके बाद एक इंस्पेक्शन हुआ था, एयर इंडिया ने सारे फ्लीट के इंस्पेक्शन किया था। इनका नॉर्मल लाइफ इस फ्यूल स्विच का अराउंड 20,000 आवर्स है। एंड जिस में प्रॉब्लम आई थी जिस एयरक्राफ्ट में, उसमें इसका शायद दैट वाज 3,400 आवर्स। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंस्पेक्शन तो ऑफ कोर्स विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एक बार होना ही चाहिए कि क्या इशू आ रहे हैं। बोइंग भी इसमें लार्जली इन्वॉल्व होगा क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। इन जनरल, जैसा कि आपने एक एग्जांपल देके बताया कि जैसे कि आपने यहाँ लीवर पे हाथ रखा और कई बार जो है वो हाथ ऐसे भी हो सकता है, आई मीन इट कुड बी एनीथिंग। तो क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे डीजीसी भी कर रहा है कि प्रॉपर पुल करके फिर आप इसको लिफ्ट कीजिए, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे करने से भी ऐसे हो जाएगा, या बिना पुल किए हुए नहीं हो सकता? देखो, इस एयरबस में ये इसमें पुल करने का है, 787 में कोई और लॉकिंग मैकेनिज्म होगी, बट विदाउट लॉकिंग, विद लॉकिंग मैकेनिज्म इंटैक्ट इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर अभी मैं इसको जाऊँ, मैं कितना भी फोर्स लगा लूँ ये कट ऑफ नहीं जाएगा, बट इफ द लॉकिंग मैकेनिज्म में ही प्रॉब्लम है तो दैट कुड बी द केस। जैसे कि हम लोग कार यूज़ करते हैं तो उसको स्टैंड बाई करने के लिए हम उसे लॉक करते हैं, तो लॉक करने के लिए फिर हमको पुश करना पड़ता है लीवर को, और बिना पुश किए हुए वो लॉक नहीं होगा। तो उसी तरीके से इसको भी पूरा पुल करके और फिर ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल, हर चीज़ में रिडंडेंसी। अगर आप इसको भी देखोगे, इस लीवर को भी मैं नीचे ऐसे नहीं ला सकता हूँ, इसमें भी एक मैकेनिज्म है, मुझे इसको पुल करना पड़ेगा एंड देन इट विल कम डाउन। अगर मैं इसको ऐसे मूव करना चाहूँ इट विल नॉट मूव। तो एवरीवेयर देयर इज अ रिडंडेंसी, हर जगह कुछ ना कुछ प्रोविजन है। तो आपको लगता है कि ये जो नई बात सामने आई है, इस तरह के रेक्टिफिकेशन से कहीं ना कहीं विमान यात्रा को और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी? बिल्कुल, बहुत एक बार एक इंस्पेक्शन सबका हो जाए। बोइंग भी का भी अभी तक आई थिंक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, डेल इश्यू स्टेटमेंट। तो एक बार लोगों को जितना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस उतना ही फ्लाइंग में बढ़ेगा। नो डाउट फ्लाइंग आज भी सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही हैं अभी, उनको रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है। एक सवाल और भी, मैं हालांकि ये थोड़ा साइकोलॉजिकल और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी है। पायलट के मन में क्या चल रहा होगा, खास करके तब जब इसी साल जो है, मतलब पिछले साल जो है अहमदाबाद में इस तरह की घटना हुई, सेम फ्लाइट सेम प्रॉब्लम, आई मीन ऑलमोस्ट सब कुछ, और 9.5 घंटे कैसे बीते होंगे? जो भी कैप्टन फ्लाई कर रहे होंगे, एक चीज़ पक्का है, ही वुड उन्होंने जहाज लिया ही नहीं होता, ही वुड नॉट हैव टेकन ऑफ जब तक वो श्योर नहीं होंगे कि ये प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट हो गई है। कोई भी पायलट कभी एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। उन्हें जब सेटिस्फैक्शन इंटरनली कंप्लीट हुआ होगा कि दिस इज कम्प्लीटली ओके एट दैट पॉइंट, तो उन्होंने उसको डिपार्ट किया। मतलब ये प्योरली पायलट का कॉल होता है जहाज उड़ाने से पहले
तकनीकी तौर पर वो पूरी तरीके से एक तरीके से 100% जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक वो कॉल नहीं लेगा जहाज उड़ाना। 100% ये कम्प्लीटली पायलट का कॉल होता है, इसीलिए वो पीडीआर जो पे साइन करके उसको एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है, जहाँ पे वो लिखता है कि एयरक्राफ्ट एवरीथिंग इज फाइन, आई एम एक्सेप्टिंग दिस एयरक्राफ्ट, दैट मीन्स आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि जहाज बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप कॉकपिट में आते हैं, कॉकपिट में आने के बाद एक पीडीआर होता है, उसको साइन करना होता है। साइन करने का मतलब है कि कॉकपिट में आने के बाद आप तमाम तरह की तकनीकी बारीकियों को देखते हैं और आपको लगता है कि सारी बारीकियां सही है, उसके बाद आप पीडीआर साइन करते हैं और साइन करके फिर आप वो कॉपी पकड़ाते हैं और जब आप कॉकपिट से निकलते हैं उसके बाद भी पीडीआर साइन करते हैं जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं। बिल्कुल, अब उसमें क्या है, अगर कोई माल फंक्शन हुआ एयर में तो आप उसको लिखोगे कि ये प्रॉब्लम फेस की है, सो दैट कि जो भी आप इंजीनियर होगा इमीडिएटली उस पर काम करेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो वो आपको लगता है कि ऐसा ऑब्जर्व किया है आपने, हो सकता है वो प्रॉब्लम ना हो, बट आप उसको भी लिखते हो कि ऑब्जर्व, दिस इज ऑब्जर्व। फिर इंजीनियर आएंगे, वो रीड करेंगे, वो उसको रेक्टिफाई करेंगे एंड उसको रिमूव करेंगे। जब तक वो रेक्टिफाई रिमूव नहीं होगा वो इश्यू, तब तक दूसरा कैप्टन जो भी आएगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उस एयरक्राफ्ट। तो निश्चित रूप से एक ऐसी घटना घटी है जिस घटने के बाद से कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इतने लोगों की जान को अटका कर पायलट ने क्या कोई गलती की, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पायलट पहले ये अश्योर हो गया, उसके बाद उसने टेक ऑफ किया है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच और तमाम तरह की प्रक्रिया चल रही है। कैमरामैन संदीप के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।